अशोक वाजपेयी जी, अब आपकी नज़मों पे हम आते हैं जी। जब आपकी कविताएं, आपकी नज़में हम पढ़ते हैं तो एक अजीब तरह की शक्ति, ताकत और एक अजीब तरह की अपनापन हमें महसूस होता है जो हमें पाब्लो नेरुदा के यहाँ मिलता है। आपकी नज़में, आपकी कविताएं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो वही शक्ति, वही ताकत हमें देती हैं जो पाब्लो नेरुदा को हम पढ़ते हैं तब मिलती हैं। क्या आप कहीं ना कहीं उनसे कुछ मुतासिर रहे हैं? देखिए, मैं इतने लोगों से मुतासिर रहा हूँ कि सिर्फ पाब्लो नेरुदा का नाम लेकर अपनी वैधता बढ़ाना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत शुरू में जब हमने कविता लिखना शुरू किया तो जो विदेशी कवियों को लेकर उत्साह होता था, उनमें एक पाब्लो नेरुदा थे। मेरी एक कविता है, एक आदिम कवि का प्रत्यावर्तन, पहले संग्रह में, जो कि पाब्लो नेरुदा के बिल्कुल प्रभाव में लिखी गई। तो प्रभाव तो आप पर बहुत सारे पड़ते हैं। मेरी जो कठिनाई या कि मेरी जो चेष्टा रही है, कोशिश रही है, वो ये है कि स्थानीयता और ब्रह्मांड दोनों को कैसे मिला दिया जाए। और इसमें मेरे गुरु गालिब भी है। अर्श के उधर होता मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श के उधर होता काश के मकान। ये जो अर्श के उधर अपना मकान बनाने की आकांक्षा है, ये घर जैसी एक बिल्कुल ही घरेलू चीज को आसमान के पार बनाने की जो कोशिश है, ये कोशिश कविता की कोशिश है। यही कविता कर सकती है, सितारों से आगे जहां और। हाँ, मतलब हाँ जी जी। अशोक जी, जनसत्ता में गालिबन पिछले 20 साल से आपका कॉलम हम पढ़ते हैं जी। और जब मैंने आपसे वक्त लिया था तो उर्दू के बहुत अहम लिखने वाले नए लोगों में खालिद जावेद शुमार होते हैं, जिनका भी एक नया नॉवेल मौत की किताब आया है। हाँ। तो बहुत चर्चा रही उस पर। अच्छा, जी जी। और उनकी बहुत सारी कहानियां हिंदी में भी छपी हैं। किताब। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ। और वो अक्सर आपका जिक्र करते हैं। तो मैंने जब उनसे कहा, मैंने कहा अशोक जी ने टाइम दिया है मुझे उनसे बात करनी, तो उन्होंने कहा मेरे पास जनसत्ता के 20 साल के जो कॉलम हैं उनकी कटिंग मेरे पास मौजूद है। तो आपके चाहने वाले उर्दू में भी जी जी हैं जो इस तरह के चाहने वाले हैं कि 20 साल की कटिंग उन्होंने अपने पास रखी हुई है। जी जी। तो ये 20 साल का एक लंबा अरसा जो आपके कॉलम्स हैं, और उसके उन कॉलम्स की एक किताब भी आपकी छप चुकी है। कई छप गई, अब तो 3-4 हो गई। अच्छा जी। तो ये कॉलम आप हर हफ्ते लिखते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि जब आपने ये कॉलम लिखना शुरू किया था उस वक्त का समाज और आज के समाज में कुछ अंतर है, कुछ फर्क है, और आपने अपने लिखने में कुछ तब्दीली लाई उस तरह? देखिए, अव्वल तो मैं लोकप्रिय लेखक होना मेरी आकांक्षाओं में से कभी नहीं रहा, कि मतलब अपने दूध में थोड़ा पानी मिलाओ, क्योंकि लोगों को एकदम खालिस दूध मुफीद नहीं आता। लेकिन जब ये प्रस्ताव आया कि मैं जनसत्ता में, उसके संपादक, तब के जो संपादक थे वो आए, तो असल में तो मैंने इसका नाम कभी कभार इसलिए रखा था, कभी कभार, कि हम कभी कभार लिखेंगे। अच्छा। लेकिन वो ऐसी लत पड़ी कि वो बिला नागा पिछले 17-18 वर्षों से लिखा जा रहा है हर इतवार। तो बदला तो बहुत, लेकिन इस स्तंभ ने मेरा एक पाठक वर्ग भी पैदा कर दिया। यानी अगर वो किसी, जैसे हर वर्ष का जो अंतिम रविवार होता है उसको वो प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि उस दिन वो साल भर का सर्वेक्षण, कौन सी पुस्तकें निकली, कौन से कहानी संग्रह निकले, तो वो एक बार छुट्टी मुझे मिलती है एक इतवार को। लेकिन लोग भूल जाते, तो मुझे 10-12-15 फोन आ जाएंगे, कहाँ से, बीकानेर से और बेगूसराय से, और जाने कहाँ से, कि साहब वो क्या बात है, वो आपका कॉलम आज आपने लिखना तो नहीं बंद कर दिया। लिखना तो नहीं बंद कर दिया, आपकी तबीयत तो ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा क्या है कि उसके बहाने मुझे खुद अपनी भाषा को मांझने का, मैं बुनियादी तौर पर तो गद्य लेखक नहीं हूँ, तो कवि हूँ,
गद्य तो बैठे ठारे लिखता हूं। तो उसमें मुझे चूंकि ये अंदाज रहता है, और तीसरा उसमें मुझे ये लगा कि ऐसी बहुत सारी कठिन बातें हैं, जटिल बातें हैं, जिनको आप साधारण पाठक को भी संप्रेषित कर सकते हैं। उसको बेवकूफ नहीं मानना चाहिए कि उसको समझ में नहीं आएगा। चौथी बात यह है कि उसमें बहुत सारे दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी कोशिश यह है कि हिंदी में वो सब बताया जा सके कि आज दुनिया में, चाहे वो कलाओं की दुनिया है, चाहे संगीत और नृत्य की दुनिया है, चाहे रंगमंच की दुनिया है, चाहे व्यापक भौगोलिक दुनिया है, ये लंदन में क्या हो रहा है और पेरिस की क्या खबर है और बर्लिन में क्या खनक रहा है और बीजिंग आजकल किस ओर जा रहा है। ये हमारी भाषा का एक चौकन्नापन भी है कि हमको पता हो। तो चूंकि मेरी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है, मैं यही सब करता रहता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ, किताबें बहुत खरीदता हूँ इत्यादि, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पाठकों से भी कभी कभार, हाँ कभी कभार दे देता हूँ, शेयर कर जी। अशोक वाजपेयी जी, हैदर रजा जी हमारे मुसव्विरी का, पेंटिंग का बहुत ही अहम नाम है जी। लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तान में आम लोगों तक या ख़ास लोगों तक भी पहुंचाने में अशोक वाजपेयी का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, मेरा आप क्या? उनको किस तरह, बाकी जो मुसव्विर हैं जैसे आमिर हुसैन हैं, उनसे किस तरह अलग मानते हैं? देखिए, ये सब लोग दृश्य पर आए तो साथ थे, खासकर 5-6 लोग, मकबूल विदा हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, सैयद हैदर रजा, राम कुमार, कृष्ण खन्ना, अकबर पदमसी, ये सब, वासुदेव गायतोंडे, ये सब बड़े कलाकार हैं। ये साथ थे, लेकिन इन्होंने हरेक ने अपनी बिल्कुल अलग शैली विकसित की। सैयद हैदर रजा के बारे में मेरा उनसे परिचय करीब 1980 के आसपास हुआ। उनसे फिर दोस्ती बढ़ गई इस अर्थ में कि मुझे लगा कि अव्वल तो उनकी हिंदी कविता में बड़ी गहरी दिलचस्पी, और दूसरा ये कि वो बहुत खुलापन में था और वो बहुत ही उदार व्यक्ति। मतलब उसकी उदारता का प्रमाण ये है कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए रजा फाउंडेशन को दिए हैं कि, और ये वसीयत की है कि उनके बाद जो कुछ भी उनका है वो सब रजा फाउंडेशन को जाएगा। तो उदार बहुत है, लोगों की मदद बहुत की है उन्होंने अपने कठोर और कठिन दिनों को याद करते हुए। तीसरा ये है कि मेरे उनमें बुनियादी फर्क है, जैसे वो बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति हैं और मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, तो बल्कि मैं उनके साथ कई बार चर्च वगैरह गया हूँ और मैंने कहा था कि अगर खुदा न खास्ता बाद में अल्लाह ताला निकल ही आए तो मैं उनके सामने ये तो कहूँगा कि भाई हमारे इनके साथ खाना जा रहा है, आया, देख लीजिए रिकॉर्ड, अपना हिसाब। तो लेकिन उनकी धार्मिकता जो है किसी भी तरह की कट्टरता से मुक्त है। वो अब जब से दिल्ली आए हैं, उनको आए करीब 4 बरस होने आए, तो वो हर सप्ताह एक बार चर्च जाते हैं, एक बार मंदिर जाते हैं, एक बार मस्जिद जाते हैं, बिना किसी को बताए चुपके से जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, चले आते हैं। तो उनमें एक ये बहुत अद्भुत खुलापन है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया। वो पेरिस 60 बरस रहे, करीब 20 साल 30 साल जब हो गए थे, और वो पेरिस में प्रतिष्ठित कलाकार, इकोल द पारी यानी पेरिस स्कूल के एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया अपने आप से कि मेरे चित्रों में भारत कहाँ है और मेरे चित्रों में मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को याद किया, जिसने स्कूल के बरामदे की दीवार पर एक बिंदु बनाया था। क्योंकि इनका दिमाग पढ़ाई में चलता नहीं था, इधर उधर भागता रहता था, तो इनके माता पिता की शिकायत पर कि इस लड़के को ठीक करो, और उस पर उन्होंने अपना ध्यान एकाग्र करना शुरू किया। वो उनको पेरिस में याद आया। अच्छा। तो फिर उन्होंने इस बिंदु को
अब तो बिंदु नाम लेने से ही लगता है कि ये रजा का बिंदु है, किसी और का बिंदु हो ही नहीं सकता। उनकी लगभग उस पर मौरूसी हक हो गया, जबकि वो उन्होंने एक शक्ति के केंद्र के रूप में, कि कैसे शक्ति को, फिर उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प भारतीय अवधारणाओं को का चित्रकला में इस्तेमाल किया। यानी आप हुसैन और रजा को ही एक तरह से भारतीय चित्रकला की परंपरा में जोड़ सकते हैं, मिनिएचर पेंटिंग। और मसलन हुसैन ने, अशोक जी आपने गालिबन उन पे एक किताब भी लिखी है। हाँ जी जी हाँ, हुसैन ने महाभारत और रामायण दोनों पर शायद 50-50 चित्र बनाए होंगे। वो एक ज़माने में उनकी राम मनोहर लोहिया से दोस्ती थी, उसके चलते हैदराबाद में बनाए थे। पूरे ज्ञात इतिहास में ऐसा कोई चित्रकार नहीं है जिसने हुसैन की तरह 2 महाकाव्यों को चित्रित किया। लेकिन हुसैन की जो है, हुसैन लोगों के चित्र बनाते हैं। मतलब वो मदर टेरेसा और अमिताभ बच्चन और क्या खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं, वो सब, ये सब उनकी दुनिया है। रज़ा की दुनिया ज़्यादा चिंतन परक है। वो रोज़मर्रा की दुनिया उनके चित्रों में नहीं झलकती, रोज़मर्रा की दुनिया वहीं रह जाती। तो ये बिल्कुल अलग किस्म के चित्रकार। मैंने उसी पद्धति के तहत, जिसमें जटिलता की जगह हमारे समाज में, बारीकी की जगह हमारे समाज में घटना नहीं चाहिए और उसकी समझ बढ़ती रहना चाहिए, उसी के रहते रज़ा पर लिखा और थोड़ा बहुत उनको प्रक्षेपित किया है। आपकी दिलचस्पियां डांस में है, नृत्य, संगीत, इन सब चीज़ों में। हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया भी है। क्या आप महसूस करते हैं कोई रूहानी चीज़ इन सब चीज़ों को देखते, पढ़ते, लिखते हुए? मैंने तो ये बहुत, एक बार किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था कि अगर हो सकती हो तो कविता ही मेरा ईश्वर है। यानी कविता पा लेने का अर्थ, अगर कोई ईश्वर होता हो तो उसके निकट पहुंच जाना है। लेकिन मैं इनके माध्यम से कहीं और पहुंचने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से संगीत और ललित कलाएं और नृत्य और कविता, ये सब अपने आप में बुनियादी तौर पर आध्यात्मिक विधाएं भी हैं। यानी मनुष्य को उसकी जो आत्म की का कैद खाना है, जेल है, उससे मुक्त कर एक व्यापक सच्चाई में शामिल करने वाली चीज़ें। अशोक जी, मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर, इन सब महान लोगों पे आपने कविताएं लिखी और कोई भी आपकी गुफ्तगू, ज़्यादातर गुफ्तगू आपकी जो है, इन लोगों के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हाँ। क्या वजह है कि आप इस दर्जा इन लोगों से मुतासिर हैं? कुछ देखिए, ये दो अव्वल तो महान संगीतकार थे। मेरी दिलचस्पी वाद्य संगीत में कम, गायन में अधिक है। वैसे भी हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो मूलतः गायन है, और जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आकांक्षा अधिक से अधिक गायन हो जाने की है। यानी वादन को वहाँ तक ले जाओ कि वो लगभग गायन लगने लगे। दोनों महान गायक थे, लेकिन फिर दो छोरों पर थे। मल्लिकार्जुन मंसूर ये मानते थे कि परंपरा पर्याप्त है, कि हमारे बुजुर्गों ने जो कर दिया, अब उसमें उसको बचा के रखने भर की ज़रूरत है। हम उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकते, ये हमारी कुव्वत नहीं है। दूसरी तरफ कुमार गंधर्व मानते थे कि परंपरा पर्याप्त नहीं है, ये तो पुरखों का बैंक अकाउंट है जिसकी चेकबुक आपको मिल गई है और आप उसको, तो उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी उस पर प्रश्न उठाना पड़ेगा। तो ये दो छोर थे, लेकिन दोनों छोरों से महान संगीत पैदा हुआ। तो इसलिए मुझे दोनों के प्रति, और असल में देखा जाए तो जिसको अंतर विरोध कहते हैं, कि अगर ये है तो ये नहीं, अगर वो है तो वो नहीं, ये जो अंतर विरोध की स्थिति है,
ये साहित्य और कलाओं में होती नहीं। हमको प्रेमचंद भी चाहिए, हमको प्रसाद भी चाहिए। तो ये क्यों कि मैं एक को चुनूं? जी। तो ये जो जहनियत है, जो बाइनरीज में से एक चुनने की, आइदर आर, या तो ये या तो वो, दोनों क्यों नहीं? जी। तो हम तो उन लोगों में से हैं कि भाई ये क्यों नहीं। हम घोर आधुनिकता को पसंद करने वाले भी हैं और परम शास्त्रीयता के भी भक्त हैं, और मुझे दोनों में कोई अंतर विरोध नजर नहीं आता। जी। अशोक वाजपेयी जी, आप एक सिविल सर्वेंट रहे हैं जी। बहुत लंबा अरसा है मध्य प्रदेश में, आपने गालिबन 25-26 साल दिए हैं अपनी जिंदगी के। जो वहाँ पे आपने सबसे अहम काम किया, जो आज भी याद किया जाता है, और उम्मीद है कि जब तक ये सब चीज़ें जिंदा हैं ये याद किया जाएगा, भारत भवन जी, जो आपने कायम किया। तो जाहिर है ये सब आसान नहीं रहा होगा, भारत भवन आपका कायम करना, फिर कायम सिर्फ करना नहीं बल्कि उसको कायम रखना भी। तो ये किस तरह हुआ, कैसे ये मुमकिन हो पाया कि अशोक वाजपेयी ये सोचते हैं कि ये सब कुछ भी होना चाहिए? देखिए, अव्वल तो मुझे ये लगा कि जब मैं सिविल सेवा में आया कि क्या मैं इस सेवा में रहते हुए ऐसा कुछ कर सकता हूं जो किया जाना चाहिए लेकिन जिसकी तरफ कोई ध्यान देगा नहीं। हमारी सिविल सेवा में लोग वाणिज्य सचिव और वित्त सचिव और आर्थिक मामलों में मतलब रौबदाब, तो ये मेरी आकांक्षा का हिस्सा नहीं था। हमने सोचा अपन हाशिए पर रहो और हाशिए को ही रोशन कर दो, उसमें ऐसी रोशनी पैदा करो कि दूसरे लोग आने लगे। संयोग से मुझे राजनेता भी ऐसे मिल गए, तो भारत भवन जैसा, और चूंकि मैं कलाओं के पड़ोस में विश्वास करता हूं कि वो एक दूसरे के पड़ोस में हैं और उनको एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहना चाहिए, तो वो एक परिसर मैंने वैसा बना दिया जहां संगीत, नृत्य, रंगमंच, कविता और ललित कलाएं सब एक ही छत के नीचे हैं। और फिर ऐसे लोग मिले, जगदीश स्वामीनाथन, बाबा कारन, पहले निर्मल वर्मा, दिलीप चित्रे, जिन्होंने इसमें मदद की। और फिर ऐसे लोग थे, कुमार गंधर्व, हबीब तनवीर, प्रफुल्ल जयकर, यामिनी कृष्णमूर्ति, वो हमारे सन्यासी थे, और अर्जुन सिंह जो उस समय मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपने जो हर मंत्रालय के हर पक्ष पे वो हस्तक्षेप करते थे, संस्कृति को छोड़कर, उसमें उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं। आप हैं तो इसलिए जी, ये संयोग सौभाग्य मिला जी। अशोक जी, मुसव्वरी, मौसीकी और लिटरेचर, आज आप क्या समझते हैं हमारे समाज को, हमारे मुआशरे को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? देखिए, सबसे मुआशरा तो बिल्कुल बेरारवी का शिकार है। हाँ, इस समय हमारे पास जो चुनौतियां हैं, एक चुनौती तो है कि बहुत हमारे जो माहौल है वो बहुत ज्यादा हिंसक माहौल है। खबर की हिंसा, मीडिया की हिंसा, फैशन की हिंसा, खेलकूद की हिंसा, बाजार की हिंसा, राजनीति की हिंसा, आतंकवाद की हिंसा, सांप्रदायिकता की हिंसा, धार्मिक कट्टरता की हिंसा, कितनी हिंसाओं से हम घिरे हैं। वैसे में हिंसा का प्रतिकार करने की और एक ठिठक कर अपने ऊपर और अपने किए के हश्र पर कुछ गौर करने की जो मुकाम है, वो तो साहित्य और कलाएं ही है। तो इसलिए इनका जीवित रहना स्वयं इस समाज के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अगर ऐसा समाज बन गया जिसमें साहित्य और कलाएं हाशिए पर होंगी और ये जब हिंसक विधाएं हैं ये सब केंद्र में होंगी, तो वो बहुत ही घटिया समाज होगा, वो बहुत अमानवीय समाज होगा, और हिंसक तो खैर होगा ही। अशोक वाजपेयी जी, हम एक तरफ हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक तरफ हमारा प्रिंट मीडिया है,
प्रिंट मीडिया में कभी कभार हाँ। हफ्ते पढ़ने को मिल जाता है। हाँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि, और इस पे आपने एक लेक्चर भी दिया है, हाँ। मेरे सवाल वहीं से उठा रहा हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने तो इन सब चीज़ों को बैन कर रखा है। जी। इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस समय एक तरह की संस्कृति विरोधी भूमिका निभा रहा है। जबकि अगर आपको याद हो, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी और आज़ादी के काफ़ी बरसों बाद तक ऑल इंडिया रेडियो ने जानबूझकर एक सांस्कृतिक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। बहुत बड़े बड़े संगीतकार, लेखक उस समय आकाशवाणी की नौकरी में थे और तमाम तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते थे। तो उसको ये एहसास था कि हमारी संस्कृति में भी, संस्कृति के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया और उसमें दूरदर्शन किसी हद तक अपवाद है, वो डीडी भारती वगैरह के माध्यम से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर उसको देखकर आप हमारे समाज के बारे में कुछ राय कायम करें तो वो ये राय होगी कि इस समाज में कोई पुस्तकें नहीं पढ़ता, इस समाज में कोई सोच विचार नहीं करता, क्योंकि सोच विचार करने का काम तो कुछ लोगों पर आयत है जो बार बार दिखाई देते हैं। इस समाज को सच से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि झूठ इतना देखता और सराहता रहता है। इस समाज में किसी तरह की संवेदना बाकी नहीं है, इस समाज में कोई सुरुचि नहीं है, इस समाज में जीवन की बेहतर चीज़ों की कोई ललक बाकी नहीं है। सभी लोग 5 कमरे का मकान और एक ज़्यादा लंबी कार और ज़्यादा बढ़िया फ्रिज ख़रीदने के चक्कर में हैं। तो ये सबक, अमन, ये नतीजे निकलेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे समाज के बारे में। सौभाग्य से समाज वही नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख या दिखा रहा है। समाज उससे कहीं बड़ा और शायद अधिक अंतर्भुक्त है। आखिरी सवाल, ये कलाएं जो हैं, इनकी मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त हिंदुस्तान में, हालांकि आप तकरीबन सारी दुनिया घूमते हैं, लेकिन सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात करेंगे जी, क्योंकि बाकी मुल्कों के हालात हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ किताबें खरीदने के लिए आज भी लंबी लाइन लगी रहती है और बस में, ट्रेन में लोग बैठे हुए किताबें पढ़ते हैं। वो दुनिया जिसको हम मादी दुनिया कहते हैं कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, उसमें किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। हमारी दुनिया में ये सब चीज़ें अब बहुत कम हो गई हैं। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे बचने का कोई तरीका है या हम ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे? ख़त्म तो खुदा ना करे हो जाएं, लेकिन कौन दिखाया है कि हमने अपने लिए कैसा हश्र चुना है। पर मुझे ये लगता है कि देखिए, इसको इतना सरलीकृत भी नहीं करना चाहिए। मसलन ज़्यादा पुस्तकें छप रही हैं भारत में, ज़्यादा पुस्तकें बिक भी रही हैं भारत में, तो जाहिर है कि ज़्यादा लोग पढ़ भी रहे होंगे, एक बात। दूसरी बात, मसलन कलाओं के क्षेत्र में हम एकमात्र ऐसा देश हैं जिसके 2 शास्त्रीय संगीत पश्चिमी शास्त्रीय संगीत द्वारा लीले जाने से बचे हुए, वरना फिलहार्मोनिक बीजिंग, फिलहार्मोनिक टोक्यो, इस हर जगह फिलहार्मोनिक हो गए हैं और यहाँ के लोग पश्चिमी संगीत में हुनर हासिल करने को बड़ी भारी उपलब्धि मानते हैं। जबकि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो चाहे कर्नाटक संगीत हो, उसमें अभी भी और नए लोग आते रहते हैं, आते जाते हैं। हमारे शास्त्रीय नृत्य ठीक है, उनमें बिरजू महाराज और उस पाए के लोग नहीं हैं, केलुचरण महापात्र या सुब्बलक्ष्मी या भीमसेन जोशी या मल्लिकार्जुन मंसूर, गंगूबाई हांगल वगैरह, लेकिन फिर भी इनमें एक
एक निरंतरता बनी हुई है। अब धीरे धीरे इनका क्या होगा ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सामाजिक इसको समर्थन मिला हुआ था रसिकों का भी और किसी हद तक राज्य का भी, वो थोड़ा भरभरा रहा है, उसमें थोड़ी कमजोरी सी आ रही लगती है। नाजरीन, ये थे अशोक वाजपेयी जी। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। और फिर मैं शाद का वही शेर कहूँगा कि ढूंढोगे अगर मुल्कू मुल्कू, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सू वो ख्वाब हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया।